तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल सेट 4 का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, और भी विषय का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, उसका लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ से दोस्तों सभी विषय का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस वर्ष जो है मॉडल पेपर की तैयारी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि इस बार मॉडल पेपर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में टच होने वाला है। तो दोस्तों चलिए इसका सामान इसके बारे में पहले आपको बता देता हूं कि देखिए, आप लोगों का जो है फुल मार्क जो है 40 है, ठीक है। 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा और उसमें जो है प्रश्नों की संख्या 19 रहेगी, जिसमें आपको 13 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो देखिए दोस्तों, 3 खंडों में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से सभी सेक्शन का जो है मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि पहला सेक्शन ए से है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि किन्हीं 5 प्रश्नों की आप लोगों का उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है 1 नंबर कह रहा है कि आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर लिखना है कि आयात शुल्क किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उत्पादों या सेवा या कुछ निर्यात के आयात पर एकत्र किए गए कर को दरभित करता है। किसी उत्पाद का मूल्य आमतौर पर आयात शुल्क को अंतिम रूप देता है। इसे ट्रैफिक शुल्क या, ठीक है, सीमा शुल्क या आयात कर भी कहते हैं। इस तरीके से आपको आंसर देना है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसको शॉर्ट तरीका में आपको किस तरीके से आंसर देना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन ये पूछा गया तो आपने इस तरीके से आंसर तो याद कर लिया है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूं। आयात शुल्क, देखिएगा, आयात शुल्क ऐसी शुल्क को कहते हैं जो कि देश की सीमाओं पर कर के रूप में लिया जाता है, या आप कह सकते हैं कि आयात शुल्क किसी देश की सीमाओं पर लिए जाने वाले शुल्क को कहा जाता है। इस तरीके से भी आप लोग आंसर को याद कर सकते हैं। इसको लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स जो है मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई। तो इसका आंसर देना है कि भारत में प्रथम सफल आधुनिक वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में कावसेजी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में झूम खेती के लिए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखे। यानी कि भारत में जो है झूम खेती कहाँ कहाँ होती है, 4 राज्यों का नाम आप लोगों को बताना है। तो आंसर लिखना है कि भारत में झूम खेती किए जाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर है। तो इस तरीके से आपको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था है। तो इस तरह से आपको आंसर देना है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। वास्तव में विश्व में भारत में सबसे अधिक राजनीतिक दल है। इसमें या इनमें विभिन्न विचारधाराओं की कई दल वर्तमान में है। यानी कि भारत में जो है एक बहुदलीय व्यवस्था है और विश्व में सबसे अधिक राजनीतिक दल वाले ये देश कहलाते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है कि खुलापन, सूचना की आसानी से प्राप्ति और उत्तरदायित्व का ईमानदारी और नियमानुसार निर्वाह किया जाना। किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बुनियादी मूल्य है। तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कहता है कि मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखे। तो देखिए दोस्तों, मुद्रा जो है हम विनिमय कार्य के लिए अधिकतर उपयोग करते हैं। तो इसको जो है इस प्रकार आपका कार्य 2 लिखना है, ठीक है। तो 2 कार्य लिखना है, लेकिन मैं 4 यहाँ पे कार्य दिया हुआ हूँ। देखिए आपको क्या लिखना है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला लिखना है कि विनिमय का माध्यम, ठीक है। उसके बाद दूसरा है मूल्य का मापक, तीसरा है भावी भुगतान का आधार और चौथा लिख देना है मूल्य संचय। इस तरीके से आपको जो है कार्य को प्रदर्शित कर देना है, लिख देना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि व्यापार अवरोधक से क्या तात्पर्य है। तो देखिए दोस्तों, व्यापार
अवरोधक, यानी कि कहता है ट्रेड बैरर। ठीक है, ट्रेड बैरर से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, उसका आंसर इस प्रकार लिखना है। पहला लिखना है कि व्यापार अवरोधक आयात पर प्रतिबंध होता है, जैसे आयात पर कर लगाना। दूसरा लिखना है कि व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए किया जाता है, ताकि विदेशों से आयात आवश्यकता के अनुसार किया जा सके। और दूसरा इसी में लिखना है कि यह देश के उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचने या बचाने के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। इस तरीके से आपको आंसर दे देना है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, आपका लघु उत्तरीय प्रश्न से है, जिसमें कि किन्हीं 5 ही प्रश्नों का आपको जवाब देना है, जिसमें कि प्रत्येक सवाल जो है 3-3 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक जो है सवाल दिए जाएंगे, लेकिन आपको 5 ही प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 8वां नंबर की हाथ से बने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो देखिए, इसका पहला लिखना है कि उद्योगपति मशीनों से ज़्यादा मजदूरों से काम करवाना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि मशीनों से एक जैसा ही उत्पाद बनता था, लेकिन बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी की नहीं, बल्कि इंसानी गुणवत्ता वाले की जो है आवश्यकता होती थी, या इंसानी डिज़ाइन की जो है आवश्यकता होती थी। इसलिए जो है इसकी जो है मांग ज़्यादा थी, और इसके जो है वस्त्र की जो है ये काफ़ी ज़्यादा विशेषताएं थी हाथों से बुनने वालों का। इसी का दूसरा पॉइंट आप लोगों को लिख देना है कि विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों का ज़्यादा महत्व देते थे। हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक मानते थे। इसकी फिनिश अच्छी होती थी, उनको एक से एक करके बनाया जाता था, यानी कि उनको जो है डिज़ाइन जो है एक एक करके बनाया जाता था, अर्थात सबका डिज़ाइन अलग अलग और ज़्यादा अच्छा होता था। इस तरीके से आपको जो है आंसर लिख देना है 8वां नंबर का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया भी था कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करेंगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, ब्रिटेन वुड्स हो गया, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आपको बताया था ना कि बुनकरों वाला जो ये है, और आपका जो है महिला कामगारों वाला जो क्वेश्चंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से उसको रट लीजिए, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, और ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 9 नंबर, कहता कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था, संक्षिप्त में वर्णन करें। तो यहाँ पे जो है गुमास्तों का मतलब हो गया जैसे गार्ड, ठीक है, जैसे कि मैनेजर का पदभार देना। ठीक है, इस तरीके से जो उसको गुमास्ता कहा गया है। तो इसमें यहाँ पे बताना है कि गुमास्ताओं का नियुक्त क्यों किया गया था, उसका संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों और दलालों की भूमिका समाप्त करने तथा बुनकरों पर अधिक नियंत्रण स्थापित करने के विचार से वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए गए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। इन गुमास्तों को अनेक प्रकार के काम सौंपे गए। तो पहला लिखना है, वे बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे सकें। दूसरा लिखना है कि वे ही बुनकरों से तैयार किए हुए माल को इकट्ठा करते थे। तीसरा लिखना है कि वे बने हुए सामान, विशेषकर बने हुए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। इस प्रकार जो है आप लोग का आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर है, जो कि भूगोल से आप पूछा गया है कि हमें खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है मॉडल पेपर में, आप उसको अच्छे से टिक कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये कन्फर्म है आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। तो पहला लिखना है, खनिजों के भंडार सीमित है। दूसरा लिखना है कि खनिज और नवीकरणीय संसाधन है, अर्थात एक बार समाप्त हो जाने पर उसे जो है निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना है कि वर्तमान में खनिजों का चरम दोहन किया जा रहा है,
जिसके कारण उनके शीघ्र समाप्त हो जाने की संभावना बनी हुई है। इससे आगे आने वाली पीढ़ी खनिजों का उपयोग से वंचित हो जाएगी। इसलिए दोस्तों खनिजों का जो है संरक्षण करना आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका राजनीतिक दल चैप्टर से है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें, तो इसका आंसर देना है आप लोगों को। इसमें लिखना है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट लिखना है नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। तो पहला यहाँ पे लिखना है कि राजनीतिक दल अपनी बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। वे भाषण, टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से अपनी नीतियां एवं कार्यक्रम जनता के सामने रखते हैं तथा मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि शासन का संचालन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके लिखना है कि जिस राजनीतिक दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं होता वे विपक्ष में बैठते हैं तथा उन्हें विपक्षी दल कहते हैं। एक और जहां सत्ता पक्ष शासन का संचालन करता है, वह विपक्षी दल सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार को गड़बड़ियां करने से रोकता है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि चुनावों का संचालन। तो इसका इस प्रकार लिखना है, थोड़ा सा इसमें परिभाषा भी लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कार्य आप लोग बता रहे हैं लेकिन उसका क्या संक्षेप में यहाँ पे पूछा जा रहा है वो भी आपको लिखना है। तो चुनावों का संचालन तो लिखना है कि सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा और सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम एवं नीतियां तय करते हैं, जिसे देश की जनता के पास चुनाव घोषणा पत्र कहते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करने और चुनाव जीतने का हर प्रयत्न करते हैं। तो इसका चौथा पॉइंट लिखना है कि लोकमत का निर्माण, ठीक है, यानी कि लोकमत यानी कि लोगों के द्वारा एक ही मत से जो है यानी कि ज्यादातर संख्या में मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ही सरकार और सत्ता पर जो है बैठने की अनुमति देती है। तो देखिए इस प्रकार आपको लिखना है कि लोकमत का निर्माण लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने के लिए शासन की नीतियों पर लोकमत प्राप्त करना होता है और यह कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट आपको लिखना है सरकार एवं जनता के बीच अध्यक्ष का कार्य, ठीक है। तो इसका परिभाषा इस प्रकार लिखना है, थोड़ा सा डिफिनेशन देना है कि राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं और आवश्यकताओं को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसका जो है आंसर लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन के 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। तो देखिए दोस्तों शिक्षा का जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लैक ऑफ एजुकेशन इज ए चैलेंज टू डेमोक्रेसी हाउ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में जो है शिक्षा का अभाव जो है ये किस प्रकार चुनौतीपूर्ण है। तो इस प्रकार आपको आंसर देना है, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अनभिज्ञ है, यानी कि जो है वो अनजान रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। अशिक्षित व्यक्ति विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकते हैं, अतः शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। तो इसका आंसर देना है कि ऋण की शर्तों के में निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया जाता है। तो इसका पहला लिखना है कि ब्याज दर, दूसरा लिखना है कि समर्थक ऋणधार, तीसरा लिखना है आवश्यक कागजात, चौथा लिखना है भुगतान की तरीके और पांचवा पॉइंट लिख देना है ऋण की अवधि, यानी कि ऋण की अवधि क्या होनी चाहिए, जैसे इंटरेस्ट लगता है उसी के अनुसार ऋण दिया जाता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखें। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा देखेंगे आप लोगों, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छे से यहाँ पे दिख सके, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिख देना है कि उत्तर, यह एक संस्था है जो विभिन्न देशों के बीच व्यापार के नियमों को उदार बनाती है, यानी कि संबंध बनाती है, ठीक है। तो इसे बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली भी कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख उद्देश्य विश्व को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 1947 से 1994 तक
GATT व्यापार समझौते करने की एक जनसभा था। 1995 के बाद GATT ही विश्व व्यापार संगठन बना और विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य तो इस प्रकार है। तो आपको किस तरीके से लिखना है, पहला पॉइंट आपको लिख देना है कि इसका उद्देश्य जो है विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उनमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। तो दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। चौथा लिखना है यह कुछ नियम व शर्त बनाते हैं जिन्हें सभी सदस्यों को अपनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसमें कि मात्र 3 ही प्रश्नों का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि 5 नंबरिया क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका 15 नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करें। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। तो पहला लिखना है कि इस महामंदी 1929 से लेकर 1934 के काल में भारत के आयात और निर्यात व्यापार में कोई 50% की कमी आ गई। दूसरा लिखना है कि इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पटसन के मूल्यों में कोई 60% गिरावट आ गई जिससे बंगाल के पटसन उत्पादक बर्बाद हो गए और वे कर्ज के बोझ के तले दब गए। इसका तीसरा पॉइंट लिखना है कि छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से ना बच सके, उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी। सरकार ने उनके भूमि कर तथा अन्य करों में कोई कमी ना की। चौथा पॉइंट लिख देना है इसका कि 1930 में शुरू होने वाले सिविल अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अशांति का क्षेत्र बन चुके थे। इस प्रकार आपको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है, कैसे? तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि प्रत्येक व्यक्ति, पहला पॉइंट के अनुसार आपको लिखना है, 4-5 आपको पॉइंट देना है। पहला पॉइंट देना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। दूसरा लिखना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को भाषण देने और उनके विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तीसरा लिखना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी राजनीतिक दलों को चुनावों से पहले और चुनावों के बाद स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज्ञा होती है, यानी कि उसकी जो है अनुमति होती है। और चौथा पॉइंट लिख देना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के सभी वर्गों और धर्मों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 16 नंबर का भी आंसर आपको लिख देना है। 17 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि सहायक और विदेश नीति का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखना है कि उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, ये आपको सबसे पहले समझाना होगा, बताना होगा। तो लिखना है कि उदारीकरण का अर्थ है कि उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण नीति को अपनाना। व्यापार और निवेश नीति के उदारीकरण ने वैश्वीकरण प्रक्रिया में अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाई है। तो पहला पॉइंट आपको इस प्रकार लिखना है कि 1991 से भारत सरकार ने विदेश व्यापार तथा विदेश निवेश के प्रति उदारीकरण की नीति को अपनाया है। विदेश निवेश तथा विदेश व्यापार पर ये प्रतिबंधों को हटा लेने से विदेशी कंपनियां यहां अपने कारखानों तथा कार्यकाल स्थापित कर रही थी। इसी प्रकार भारतीय कंपनियां भी अपने कारखानों तथा कार्यालय अन्य देशों में स्थापित कर रही थी, यानी कि भारत में जो है विदेशी कंपनियां जो है अपने कारखाना और कार्यालय स्थापित कर रही थी, तो भारतीय कंपनी जो है वो विदेशों में यानी कि अन्य देशों में जो है वो अपना कारखाना और कार्यालय जो है स्थापित कर रहे थे। तो दूसरा पॉइंट आपको लिख देना है कि उदारीकरण के परिणाम स्वरूप
भारत तथा विदेश के व्यवसायी यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि उन्हें क्या उत्पादित करना है, क्या आयात अथवा क्या निर्यात करना है। तीसरा पॉइंट आपको लिख देना है कि व्यापार के उदारीकरण तथा निवेश के परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने अपने या अनेक विशेष आर्थिक क्षेत्रों, ठीक है, की स्थापना की, जहां विदेशी कंपनियों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई तथा आरंभिक 5 वर्षों के लिए करों में छूट दी गई। अगला पॉइंट आपको लिख देना है कि विदेशी कंपनियों को श्रम कानूनों में लचीलापन लाने की अनुमति दे दी है ताकि वे छोटे अवधि के लिए श्रमिकों को काम पर रख सके और अपने उत्पादन की लागत में कटौती कर सके। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि भारतीय कृषि और वैश्वीकरण के प्रभावों पर वर्णन करें। तो देखिए भारतीय कृषि और वैश्वीकरण के प्रभावों इस प्रकार जो है वर्णन करना है, पॉइंट के अनुसार आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है किस प्रकार आपको आंसर देना है, लिखना है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ठीक है। तो इसके बाद डैश देखिए पॉइंट बाय लिखना है, पॉइंट के अनुसार पहला पॉइंट लिखना है, पहला नंबर कि ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि वैश्वीकरण से प्रभावित थी। भारतीय किसान दक्षिण भारत में मसाले और कपास उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किए गए। वे व्यापारिक फसलें जैसे कि नील, चाय, कहवा, तंबाकू आदि पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किए गए क्योंकि इन उत्पादों की यूरोप के बाजार में काफ़ी मांगे थी या भारी मांगे थी, ठीक है। तो इसका अगला पॉइंट आपको लिख देना है कि बिहार किसान नील की खेती करने के लिए बाध्य किए गए। भारतीय किसान अपने लिए खाद्यान्न नहीं उगा सकते थे। तीसरा पॉइंट लिखना है कि आधुनिक समय में 1990 ईस्वी के बाद वैश्वीकरण का युग आया और उसने विश्व के आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। इसमें भारत भी सम्मिलित था। भारत चावल, कपास, रबर, चाय, कहवा, मसाले का विश्व में प्रमुख उत्पादक है। विश्व बाजार में कड़ी प्रतियोगिता है, इसलिए भारतीय किसान अपने उत्पादन की लागत खर्च भी नहीं प्राप्त कर पाते, जबकि विकसित देशों ने अपने किसानों को गेहूं और अन्य फसलों उगाने के लिए आर्थिक सहायता दी है, इसलिए वे कृषि उत्पादन का कम मूल्य पर निर्यात करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट आप लोगों को लिख देना है, ज्यादा पॉइंट आपको नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है और इस सेट का जो है लास्टवां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि 19 नंबर जो क्वेश्चन है कि दिए गए मानचित्र के आधार पर 5 प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों का नाम लिखें। तो देखिए दोस्तों ये जो आकृति आप लोग देख पा रहे हैं, भारत का जो ये नक्शा दिया गया है, इसमें कुछ पॉइंट दर्शाए गए हैं, 1 2 3 4 5। तो इन पांचों पॉइंट का जो है आपको बताना है कि ये कहाँ का जो है ये क्षेत्र है, ये कहाँ का कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे गेहूं उत्पादक होता है। तो पहला देखिए आपको लिख देना है, पहला नंबर में पंजाब, दूसरा में लिख देना है आपको हरियाणा, तीसरा में लिख देना है पश्चिम उत्तर प्रदेश और चौथा लिख देना है मध्य प्रदेश, अगला लिखना है आपको हिमाचल प्रदेश और जो लास्ट आपका हो गया वो हो गया आपका उत्तरांचल। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है अंकित कर देना है, आंसर लिख देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है कंप्लीट सॉल्यूशन बता चुका हूं और दोस्तों आपने अभी तक जो इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी आगे की जो मॉडल सेट बचा हुआ उसका भी जल्द ही मैं आप लोगों का सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें सभी मॉडल सेट का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।